टैलेंटेड जो लड़की थी वो बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो बैंगलोर में सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर रही थी क्योंकि उसको उसकी वाइफ बनना था। उस बंदे ने मेरे से बोला कि अगर तुम मेरी सैलरी का 70% कमा लेती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि अकाउंट में जीरो बैलेंस, कुछ भी नहीं, सारे घर के काम करना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा सारा काम करना, न्यूज में आना कि भागलपुर की बेटी इतना बड़ा काम कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम शुभकामनी है और हम भागलपुर बिहार से हैं। आप सोच रहे होंगे शुभकामनी इतना बड़ा सा नाम, तो इसके पीछे कहानी है। मेरा जन्म एक्चुअली 13 तारीख को हुआ था, 13 सितंबर। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि 13 तारीख को पैदा हुई है, अशुभ होगी। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है मम्मी को लगा होगा कि इसका नाम ही शुभकामनी रख देते हैं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा नाम शुभकामनी है और आज आपको इसी शुभकामनी की कहानी हम सुनाएँगे। तो मेरा बचपन से ही एक्चुअली जैसा होता है कि स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अगर हम जोश टॉक के मंच पे हैं तो ऑब्वियसली मतलब कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करके ही आए होंगे, तभी आए हैं। तो मेरा स्ट्रगल बचपन से ही शुरू होता है। बचपन में 8 साल तक हम गाँव में थे, पले-बढ़े। मेरी मम्मी खुद ही बहुत प्रतिभाशाली महिला थी, तो वो भी पढ़ाई-लिखाई करके घर गृहस्थी चला रही थी। तो वो 8 साल गृहस्थी चलाने के बाद उसका जॉब जब लगा, तो हम लोग बिखर से गए। एकदम से हम लोगों को पापा ऑलरेडी मेरे जॉब कर रहे थे, वो बाहर ही रहते थे, हम लोग मम्मी के साथ गाँव में रहते थे। तो मम्मी जब जॉब के लिए भागलपुर आई तो हम लोगों को चारों 5 भाई-बहन हम लोग बिखर से गए, मतलब 2 बच्चों को लेके मम्मी भागलपुर आ गई, 1 बच्चे को हॉस्टल में डाल दी और मेरे को और मेरी छोटी बहन के साथ मेरे एक रिलेटिव के घर में डाल दी। तो वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची, हम लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मम्मी को तो नौकरी ऑब्वियसली सरकारी नौकरी थी तो उसको तो जाना ही था। तो जब मेरे को रिलेटिव के घर छोड़ा गया, तो मम्मी को लगा कि ठीक है वहाँ पढ़ाई करेगी, कुछ टाइम के बाद हम इसको ले आएँगे। लेकिन वहाँ मेरे को पता नहीं क्यों नौकरों के जैसे ट्रीट किया गया। सारे घर के काम करना, बर्तन करना, झाड़ू पोछा सारा काम करना। आई थिंक तो बहुत ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमको ही क्यों यहाँ पे छोड़ा गया। बाद में मम्मी से बहुत लड़ाई भी की कि हमको क्यों छोड़ी तुम ऐसे सिचुएशन में। तो वो बोली कि वो तो मजबूर थी। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद, आई थिंक कुछ महीनों के बाद, वो अपने पास लेकर गई और फिर वहाँ से मेरा थोड़ा अच्छा टाइम शुरू हुआ। बट मम्मी मेरे को हॉस्टल में डाल दी थी। वहाँ भी कुछ जो सारी लड़कियाँ जाती है, अब्यूज़ होती है, वहाँ भी ये सब हुआ। फिर मेरा टाइम थोड़ा और अच्छा हुआ, उसके साथ-साथ क्या हुआ पढ़ाई में, हाँ, पढ़ाई में पहले हम बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर मेरा ध्यान ऐसे हुआ कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। लोग बहुत कंपेयर करते थे हर चीज़ से कि पता नहीं आगे क्या करेगी, नहीं करेगी। तो मेरा बस एक ही चीज़ था कि हम पढ़ाई को लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ-साथ में मेरा एक और टैलेंट उभर रहा था सिंगिंग का। तो जब हम स्कूल आए, लाइक हाई स्कूल में आए, तो फिर वहाँ पर सिंगिंग को बहुत अच्छे से लेके सिंगिंग के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी हम पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ भी मेरे को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। लाइक कुछ लड़कियाँ हमेशा स्कूल में, आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोगों को ही इस चीज़ से जाना पड़ता है कि मतलब कुछ लड़कियाँ ऐसे मज़ाक बना रही हैं या तुमको पीछे ढकेल दे रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन वहाँ पे जब रिज़ल्ट आया, एकेडमिक्स मेरा हमेशा अच्छा रहा है और उसके साथ-साथ जब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा करने लगे, तो फिर वो सारी लड़कियाँ जो मेरा मज़ाक बनाती थी, पता नहीं फिर वो मेरे को ध्यान ही में नहीं आने लगी क्योंकि फिर मेरा तो सब लोग ऐसे शाबाशी दे रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। अगर कहीं स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, जो मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था और आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम भी दिए थे, एआई ट्रिपल का। तो उसमें मेरा हमको एनआईटी पटना मिल गया। तो अब मेरे पास एक दोस्त ऑप्शन था, या तो हम सिंगिंग को लेके आगे बढ़े और या तो फिर हम एनआईटी पटना में एडमिशन ले लें और फिर आर्किटेक्ट बन जाएँ। तो हमेशा मिडिल क्लास का तो यही होता है ना कि नहीं तुम पढ़ाई करो, क्योंकि क्रिकेट कौन खेलता है? सिंगर इतने सारे लोग हैं, कौन बनते हैं? आगे जाके कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम बनोगे ही बनोगे, कोई श्योरिटी नहीं है। तो फिर मम्मी बोली कि नहीं तुम मतलब एडमिशन लो, तो फिर ऑब्वियसली मेरे को आर्किटेक्चर में ही एडमिशन लेना था।
तो फिर कॉलेज का लाइफ शुरू हुआ। फिर मेरा लाइफ का जो दूसरा मेन फेज़ शुरू होता है, वो होता है कि जॉब के लिए बैंगलोर चले गए। बैंगलोर चुनने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि सबकी लाइफ में होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो मेरा भी था। और फिर काफ़ी कुछ अच्छा चला, काफ़ी अच्छा था। मतलब एक लड़की जो होती है, इतनी टैलेंटेड जो लड़की थी, वो बस एक ही इंसान के इर्द-गिर्द घूम रही थी। वो अपने आप को इतना लिमिटेड कर ली थी कि नहीं, मतलब इसके लिए करना है, इसके लिए ये करना है। सब अपना सपना सब कुछ भूल जाती है। उसको सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बनना था। मतलब वो बैंगलोर में सिर्फ़ इसलिए सर्वाइव कर रही थी क्योंकि उसको उसकी वाइफ़ बनना था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। इतना स्ट्रगल ऐसे ही करके थोड़ी आए थे। तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, उस बंदे ने मेरे से बोला कि अगर तुम मेरी सैलरी का 70% कमा लेती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और उस समय पता नहीं उसकी सैलरी, अब हम भी कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना करा कमाना पड़ेगा उसके लिए। फिर क्या हुआ कि हम जॉब छोड़ दिए और फिर मास्टर्स की तैयारी करने लगे कि मास्टर्स करके हो सकता है अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा, तो फिर हम आ जाएँगे उसके 70% तक, तो फिर तो शादी हो ही जाएगी। जॉब छोड़कर मास्टर्स करने का जो डिसीजन था, उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। बहुत प्रॉब्लम हुई ऑब्वियसली, क्योंकि बैंगलोर जैसी जगह में मतलब एक मिडल क्लास लड़की रह रही है, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। मतलब फिर भी कैसे भी बहाना करके, कुछ भी करके घर वाले तो सपोर्ट, ऑब्वियसली आप अगर मुश्किल में होते हो, सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर वाले ही करते हैं, आपकी फैमिली करती है। तो मम्मी ही सपोर्ट कर रही थी कि अच्छा ठीक है, चलो तुम तैयारी कर रही हो तो करो। तो जब हमारा पॉकेट मनी ऐसा खत्म हो गया, जब हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं थे, तो एक आर्टिस्ट से मिले हम लोग, जो मोज़ैक आर्टिस्ट है वहाँ पे। तो उनके पास हम लोगों को, जो हमारी होस्ट थी, उनको ही हमने बोला कि आप प्लीज़ हमें कुछ काम दिला दो। तो फिर हम लोग उस मोज़ैक आर्टिस्ट से मिले, तो हम लोग तो आर्किटेक्ट थे ही, क्रिएटिविटी तो हमारे पास था ही। तो हम लोगों को उसके लिए मतलब ऑफ़र किया गया कि अगर तुम लोग मोज़ैक आर्ट कर सकती हो तो फिर यू आर वेलकम। तो और हम यहाँ बता दें, मोज़ैक आर्ट ये होता है कि जब हम लोग छोटे-छोटे पीसेस को ऐसे ऐड करके कुछ पैटर्न या फिर एक आर्ट के फॉर्म में ले आते हैं, उसको मोज़ैक करते हैं। और ये किसी भी मटेरियल में हो सकता है, इट कैन बी पेपर, स्टोन और टाइल्स, कुछ भी। तो हम जो सीखे वो टाइल्स था, टाइल्स से कैसे मोज़ैक आर्ट बनाते हैं। तो फिर गोवा में 2 महीने एक बहुत बड़े से काम प्रोजेक्ट पे काम किए, और लेकिन उसको बहुत डीपली ऐसे समझा, सीखा कि आखिर ये है क्या? क्योंकि मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था वो काम। उसके बाद फिर वहाँ से वहीं पे मेरा ऐसा मन हुआ कि हम क्यों कर रहे हैं मास्टर्स? हमको नहीं करना है मास्टर्स। हम किसी और के ईगो को सैटिस्फाई कर रहे हैं या खुद को कर रहे हैं? नहीं करना था मास्टर्स। तो उसके बाद फिर मेरा मतलब सबका एनलाइटमेंट होता होगा हरिद्वार में या कहीं और, लेकिन मेरा एनलाइटमेंट गोवा में हुआ है। वहाँ पे मेरे को मतलब लोग ऐसे इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले, जिनने मेरे को बोला कि नहीं, तुम जा सकती हो, तुम अपने गाँव वापस जाओ, अपने घर वापस जाओ, वहाँ पे कुछ काम शुरू करो। तुमको नहीं करना है, मतलब नहीं मास्टर्स करना है तो मत करो, फिर क्यों कर रही हो? अपने लिए काम करो। तो फिर वहाँ से सीधा वापस अपने घर भागलपुर, वहाँ आए। वहाँ आने के बाद ऐसा दिमाग में था कि नहीं, विमेन के लिए काम करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से गोवा में मिले थे, आर्टिस्ट लोगों से, वैसे लोगों से जो अपने गाँव में जॉब छोड़ के काम कर रहे थे। तो फिर जब भागलपुर वापस आए तो वहाँ पे लकीली मेरे को एक एनजीओ मिला, जो लोग कि विमेन के लिए ही काम कर रहे थे। और मेरे पास बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का इतना स्किल था कि हम उनको सिखा सकते थे कि नहीं, चलो कुछ सिखा देंगे तो उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा। फिर वहाँ से ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद एनजीओ में हम 100% दे रहे थे अपना, लेकिन वहाँ भी जब देखे कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, पर्सनल भी नहीं, फाइनेंशियली भी नहीं, प्रोफेशनली भी नहीं, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। फिर मतलब आई डिसाइडेड कि नहीं, अब यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अब छोड़ना पड़ेगा, अब कुछ अपना ही करना पड़ेगा। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस, कुछ भी नहीं। फिर फाइनली मतलब मेरे दिमाग में मोज़ैक चल रहा था कि ये बहुत नया है, यहाँ कर सकते हैं। मोज़ैक वाला जब दिमाग में आया कि मोज़ैक का काम भी कर सकते हैं, तो भागलपुर में एक छोटा-सा प्रोजेक्ट मिला मेरे को मोज़ैक का, जो एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट था, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। तो उनका किया, उनका करते-करते ही मेरे कुछ सीनियर्स जो हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे थे मिथिला में, मधुबनी में, मिथिला हाट करके।
तो उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनको अपना पोर्टफ़ोलियो भेजा कि सर आप देखो अगर ये आपके स्कोप में आता है तो प्लीज़ मेरे को बताना। ज़्यादा टाइम नहीं, आई थिंक 1 हफ्ते बाद ही उनका कॉल आया होगा एंड दे सेड कि शुभी मोज़ेक आर्ट मतलब मधुबनी पेंटिंग को मोज़ेक में कर सकती हो क्या? और मतलब मेरा दिमाग ऐसे क्लिक किया कि हाँ, मधुबनी पेंटिंग तो अभी तक कोई किया भी नहीं है मोज़ेक में और स्पेशली टाइल्स में तो कोई भी नहीं किया है। टाइल्स से मधुबनी पेंटिंग करना मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता मेरे को भी। और ट्रस्ट मी उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं था। मेरे को नहीं पता कि हम कहाँ से सब कुछ मटेरियल इकट्ठा करेंगे क्योंकि मेरे पास बैलेंस भी नहीं था। एक बहुत बड़ा-सा प्रोजेक्ट मेरे सामने था और हम ना तो एकदम नहीं बोल सकते थे। कब मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था ना बोलने का। और ये मतलब वो भी मधुबनी पेंटिंग मोज़ेक में करना, वो भी 3000 स्क्वायर फीट एरिया में। तो हाँ, तो बोल दिया था, लेकिन अंदर से बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन हेल्प करेगा, मतलब कैसे क्या होगा? अकेली लड़की, वो भी बिहार में, भागलपुर छोटे जैसे जगह में, जहाँ पे मटीरियल भी नहीं मिल रहा था, सारे टूल्स भी नहीं अवेलेबल थे। जो टूल्स भी आ रहा था, वो भी काफ़ी महँगा और अगर ऑर्डर करो तो 15-20 दिन के बाद आ रहा था। बट स्टिल हाँ, बोल दिया तैयारियाँ शुरू हुई। सारे आर्टिस्ट को जो भी आर्टिस्ट आ रहे थे, वो बनारस से आए थे और उनको बुलाया। उनके लिए रहने-खाने का इंतज़ाम किया खुद से ही अकेले और क्योंकि वो नए थे, उनके लिए भागलपुर नया था तो हमको ही देखना था। तो मतलब एकदम उनके लिए गद्दा ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, रूम देखने जा रहे हैं, लड़कों का पीजी देखने जा रहे हैं। तो ऐसा सब सिचुएशन था और ऐसा होता है ना जब आप स्ट्रगल करते हो उसमें आपको कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता। उनको क्या दिखता है कि अच्छा आप इतना पैसा कमाने लग गए, बाद में। और ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो हम फ़ील किए हैं हमेशा। मतलब कोई भी साथ नहीं होता था। मतलब उन बाद में वो आके ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं, अरे यहाँ से कर लेना था, वहाँ से कर लेना था। जब हम अकेले कर लिए हैं तब आके सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए था। तो हम बोलते थे हाँ ठीक है करके दिखाओ, तुम ही बता दो फिर। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी मेहनत वाला काम तो था ही, हम लोग कम से कम 15 लोग काम करते थे और ये पैनल वाइज़ था लाइक 10 पैनल और 300-300 स्क्वायर फीट का एक-एक पैनल। तो उसमें हम लोग को रामायण थीम करना था, रामायण और श्री कृष्ण जी का। तो एक पैनल को करने में लाइक 300 स्क्वायर फीट एरिया को करने में हम लोग को 20 डेज़ जाता था, 15 लोग एंड हम लोग डबल टाइम काम करते थे। लाइक अगर 9 बजे से शुरू किया है तो 11 बजे रात तक हम लोग काम करते थे। फिर इसके बाद एक अच्छा ये हुआ कि फिर से वो सारी चीज़ें शुरू हुई, नेम फेम लाइक न्यूज़पेपर में ऐसे आना, फिर आर्टिकल में आना, न्यूज़ में आना कि भागलपुर की बेटी इतना बड़ा काम कर रही है, दरभंगा एयरपोर्ट पे उसका आर्ट का ऐसा लगा रहेगा, प्रदर्शनी लगा रहेगा और अभी भी लोग ऐसे आते-जाते देख सकते हैं। वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम है, अभी तक कोई मधुबनी पेंटिंग को मज़ाक में नहीं किया है। तो ये सब काम करने के ये मज़ाक वाला काम करने के साथ-साथ ऐसा नहीं था कि मेरा आर्किटेक्चर वाला पार्ट खत्म हो गया, नहीं। हम उसको भी साथ में लेकर चल रहे थे। मेरा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स भी चलता है, इंटीरियर प्रोजेक्ट्स भी चलता है, उसको भी साथ और साथ लेकर चल रहे हैं। और एक ये बात है ना कि हम खुद को ऐसा फ़ील किए हैं, जहाँ भी जा रहे हैं अकेली लड़की, जहाँ भी जा रहे हैं अकेली लड़की। दूर-दूर तक कोई नज़र ही नहीं आती थी। हम हमेशा ढूँढते थे कि कोई तो होगा जो मेरे साथ में होगी। लेकिन खुद को अकेला ही पाते थे। बहुत जगह पे लड़की होने की वजह से भी बहुत कुछ इनसिक्योरिटी हुआ है। लाइक लड़की देख के लोग कम आँकते हैं हमेशा, ये तो हमेशा ही मेरे को फ़ील हुआ है। उसके बाद फिर लेकिन उस पॉइंट पे मेरे को प्राउड फ़ील भी हुआ है कि कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अच्छा होगा, मतलब और हम आगे जा सकते हैं। आप हमेशा अपनी ही गलतियों से, अपनी ही चीज़ों से, अपने ही प्रोग्रेस को देख के आगे बढ़ते हो। और इस एक टाइम तक आने के बाद आपको ये फ़ील होता है कि कॉम्पिटिशन जो होता है ना, जैसे कभी ऐसे बोलते हैं कि लड़की को देख के ही ऐसा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या कुछ भी। फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं, लड़कियाँ कर सकती है, हमेशा कर सकती है। क्योंकि मेरे घर में तो मम्मी ही थी मेरी मॉडल, वो अगर कर सकती है उस ज़माने में, आगे आ सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके बाद फिर ये अभी भी मेरा सारा काम बहुत जगह पे चल रहा है और काफ़ी लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो और मोज़ेक को अब नए अंदाज़ में ये कर रहे हैं हम कि उसको फर्नीचर में इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके लिए मतलब लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सब है, मेरे प्लान में है, आगे मेरे को करना है। और भागलपुर में रहने का मेरा मकसद यही था
कि पास में मेरा गाँव है, तो फिर धीरे-धीरे हम गाँव की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे। वहाँ के लोगों को सिखाएँगे, स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि वो घर के काम के बाद फ्री हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ मोज़ेक पे ही फ़ोकस किए हुए हैं। मेरा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इंटीरियर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो उसमें एक साथ इतने प्रोजेक्ट को अकेले हैंडल करना कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो शादी करके हाउसवाइफ़ बन जाओ और किसी मतलब काम करो, बस घर का काम करो, हो गया। लेकिन नहीं, इसको भी कर सकते हैं। जब आप एक-एक स्ट्रगल को ऐसे क्रॉस करते हो, आगे बढ़ते हो ना, आपको और भी हिम्मत मिलती है। तो अभी भी मतलब हम एक साथ 5-6 प्रोजेक्ट ऐसे हैंडल कर रहे हैं और उसमें सारे चीज़ों को हैंडल करना, लाइक कौन-सा वेंडर क मतलब इतने चीज़ों को याद रखना कि इस प्रोजेक्ट पे इस वेंडर से ये सामान लाना है, इस कारपेंटर को बोलना है, पेंट वाले को बोलना है, इलेक्ट्रीशियन को बोलना है, सब कुछ हर जगह अरेंज करना एंड पूरा चौबीसों घंटे, मतलब एक होता है ना दिन भर में इतने कॉल्स अटेंड करना। कभी-कभी तो क्लाइंट का कॉल आता है, तो वो लड़की बोल के बोलते हैं कि सर से बात कराओ। मतलब वो मेरे को रिसेप्शनिस्ट समझते हैं और वो बोलते हैं सर से बात कराओ। तो हम बोलते हैं कौन सर? किससे बात करनी है आपको? तो हम तो डिज़ाइन फ़र्म में लगाए हैं फ़ोन, तो आप सर से बात कराइए मेरी। तो हम बोले कि हम खुद ही आर्किटेक्ट हैं। तो अच्छा, अच्छा, सॉरी मैम, सॉरी, हमको लगा कि आप तो हम खुद ही ऐड कर देते हैं रिसेप्शनिस्ट। आपको यही लगा ना? तो बोले कि हाँ मैम, सॉरी, सॉरी, तो हमको ये काम कराना है, तो आप बताइए कि कैसे क्या है? तो फिर बजट भी बनाना पड़ता था, बजट बना के भेजना, किसी का इतना चला गया या ज़्यादा हो गया, इतने लाख का हो गया। तो वो सब कुछ एक-एक चीज़ को हैंडल करना, इसमें क्या हुआ ना कि खुद को इम्प्रूव करने का बहुत मौका मिला मेरे को और हम हर दिन, अभी भी, हर दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं। लाइक अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मिस्त्री को कैसे हैंडल करना है, तो हम किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, उनको पूछेंगे कि तुम बताओ कि कैसे करना है हैंडल। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कर नहीं सकती है, अभी भी भागलपुर में बहुत लड़की आर्किटेक्ट नहीं है। लेकिन भागलपुर बिहार में भी हमको नहीं लगता है बहुत होगी जो कर रही होगी। लेकिन और कुछ लोग तो शादी करके फिर अपना करियर चेंज कर लेती है। और हमको ये भी सुनने के लिए हमेशा मिला गया है कि बॉडी शेमिंग तो चलो पीछे रह गया। हाँ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना करने के बाद भी वो अभी बोलेंगे नहीं तुम थोड़ा वज़न कम कर लो, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो फिर हम बोले बाकी सारी चीज़ें, वो मैटर नहीं करती है क्या? मतलब ठीक है तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक पतली लड़की है और शादी है। तुम इस मेरे को लेके बाकी चीज़ें भी तो ले सकते हो, इतना सारा टैलेंट है, तुमको कुछ नहीं करना है। मतलब तुमको सिर्फ़ पतली लड़की चाहिए तो फिर जो है उसको ऑलरेडी लेके जाओ ना। फिर तुम हमको क्यों बोल रहे हो कि तुम पतली हो जाओ तो फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है। वो बंदा जिसने बोला था कि 70% कमा लो मेरी सैलरी का, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पता नहीं वो अभी कितना कमा रहा होगा, नहीं कमा रहा होगा, बट हम उससे कम भी नहीं कमा रहे होंगे। और हम सारी लड़कियों से ये कहना चाहते हैं जिसको भी इनसिक्योरिटी है ना किसी भी चीज़ को लेकर, अगर तुमको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो किसी भी फील्ड में, जो भी आपको पसंद हो तो आप प्लीज़ कीजिए। मतलब और मदद मिल जाता है, हमेशा मदद मिलता है। कभी अगर आप ढूँढोगे मदद तो हमेशा मिलेगा। दोस्त ही मदद कर देंगे या सबसे पहले आप फैमिली वाले से मदद माँगो, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप बाहर जाओ। फैमिली वाले बहुत बार अपोज़ करते हैं कि क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो वही मदद करते हैं। जैसा कि सब बोलते हैं बिहार में अपॉर्च्युनिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, है। अगर हम 2-2 बिज़नेस को एक साथ कर रहे हैं बिहार में रह के, भागलपुर जैसे छोटे से शहर में रह के, तो कर सकते हैं। और अकेले अगर हम 11 बजे रात को इतना-इतना ट्रैवल कर रहे हैं, 10 बजे रात को जा रहे हैं अकेले, तो इसका मतलब है लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, लोग देखते हैं, रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। और सरकार भी बहुत तरह से मदद करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें कि मतलब वुमेन्स के लिए अलग से स्कीमें हैं कि आप करो। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं पता नहीं कैसे करेंगे, आप पहले डिसाइड तो करो कि आपको करना है। उसके बाद देखो जिस दिन से आप डिसाइड करोगे आपके आस-पास हेल्प ऐसे सामने रखा जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। कुछ लोग पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं हमको नहीं मतलब नहीं पैसा चाहिए होगा, तो हम बोलते हैं कि बिज़नेस के लिए तुमको पैसा नहीं चाहिए। तुमको पहले तुम विल पावर स्ट्रॉन्ग करो। सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, तुमको देंगे, घर पे आके देंगे।
लोग हमेशा मतलब हर जगह बिहार से, आप जहाँ भी जाओगे देखोगे बिहारी स्टूडेंट या फिर बिहारी लोग मिल जाते हैं कि नहीं वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हम बैंगलोर छोड़कर बिहार आए, बिहार में भी भागलपुर आए कि यहाँ पे काम शुरू किए। तो यहाँ पे मेरा लगभग मतलब क्या है ना कि एक अगर छोटे से मोज़ेक आर्ट को करते हैं, लाइक अगर एक 100 स्क्वायर फीट का है तो उसमें 1.5 टू 2 लाख का मेरा बजट आता है। तो उसमें इतना प्रॉफ़िट हो गया एंड देन फिर जब अगर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को करते हैं, तो उसमें भी मतलब अगर आप अच्छे से काम करते हो, लाइक आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं, पे करने वाले हैं, देन मतलब उसमें भी मेरा लगभग अगर एक प्रोजेक्ट को देखें तो उसमें भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लाइक जैसे पहले जॉब में एक काम मतलब 1 महीने में जितना नहीं होता था, वैसा हम मतलब उससे दुगुना-तिगुना हम एक प्रोजेक्ट को करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। आज आज हम जो स्टॉक के मंच पे सारी लड़कियों से, वैसी लड़कियां जिसको ताना सुनने के लिए मिला जाता है, हमको भी मिलता है, मिलता था, अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। अब तो कुछ लोग बोलते भी नहीं है, मेरी मर्जी, कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, मतलब मम्मी पापा को है कि नहीं अच्छा ही कर रही है, कुछ भी गलत तो नहीं कर रही है। तो किसी भी लड़कियों को सबसे पहले तो किसी को हक मत दो कि वो तुमको जज करे बैठ के कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। कुछ भी मेरे बारे में कोई अगर नेगेटिव बोलता है तो हम उसको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं, कि नहीं तुम नहीं होते हो डिसाइड करने वाले कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। कोई क्यों डिसाइड करेगा मेरे बारे में? हमको पता है और ट्रस्ट मी हर जगह लोग हैं जो तुमको तोड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है केएसडी आईएएस। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।